हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल में देखिएगा, समझाई गई है वीडियो। और आज काफ़ी अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं तो उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका रिवीजन करते हैं क्विकली। विश्व व्हेल दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। हुरून इंडिया 500 की सूची में सबसे बड़ी नॉन लिस्टेड कंपनी बनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की। और भारत के सिक्किम राज्य में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर्स लॉन्च किया गया है। अमेरिका ने क्वाड बिल पेश किया हुआ है अपने लोअर सदन में या कहे निचली सदन में, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। करौली राजस्थान में खनन विभाग ने पर्याप्त लौह अयस्क भंडारण की खोज की है। नौसैन्य अभ्यास मिलन इसका 12वां संस्करण दोस्तों विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। और वहीं 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव बिहार में शुरू हुआ है। और आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया है। भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए कोलंबिया के साथ समझौता किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियोज में, जिसका आपने किया है रिवीजन। और अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें फ्री पीडीएफ फ्री क्विज आपको एमजीटी ऐप पर मिलती है, जिसका आप लाभ उठाया करें। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए निम्न में से किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसका 58वां संस्करण दिया जा रहा है और इस बार दिया जाएगा संपूर्ण सिंह कालरा यानी कि गुलजार साहब को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन दोनों को इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे किस वर्ष के लिए? 2023 के लिए इनको दिया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल है, आप देख सकते हो। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार विनर्स फॉर 2023। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों गुलजार जी, जिनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, इनका जन्म हुआ था दीना में, जो झेलम जिला पाकिस्तान में पड़ता है आज के टाइम पर। फिर पार्टीशन के बाद ये लोग इंडिया चले आए थे। ये त्रिवेणी छंद के सृजक हैं, निर्माता हैं और साथ ही साथ में कवि, गीतकार, फिल्म निर्देशक वगैरह हैं। आपने इनके बहुत सारे गाने सुने हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है शायद कि ये इन गानों के पीछे जो कंपोजिंग है या जो म्यूजिक दिया गया है वो इनका है, जो गाया गया है वो इनका लिखा गया गीत है। फिल्म कोशिश, मौसम और इजाजत के लिए इनको 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 47 इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। 47 फिल्म फेयर, मतलब सोचो फिल्म फेयर अवार्ड के ही 65 संस्करण हुए टोटल, और उसमें 47 फिल्म फेयर अवार्ड आज तक यही पा चुके हैं अकेले। 2004 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। और तो और इनको एक ऑस्कर मिल चुका है। और इसके अलावा ऑस्कर इनको मिला था वैसे 2008 में। ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है, 2010 में मिला था। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार अब 2024 में दिया गया 2023 के लिए। ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें अगर, तो आपने ये इनकी तस्वीरें, इनकी बातें जरूर सुनी होगी रील्स और वीडियोज वगैरह में। रामभद्राचार्य जी ये देखने में असमर्थ हैं और यही वजह है कि ये जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इसके ये संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। चित्रकूट में ये संस्था है। इनका असली नाम गिरधर मिश्रा है और 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में जब शास्त्रों का उद्धरण करना था तो उन्होंने इसके साथ ही गवाही दी थी। आपको पता होगा कि जब राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी तो उसमें 3 पक्ष बनाए गए थे। एक श्री रामलला को भी पक्षधर बनाया गया था। तुलसी पीठ के संस्थापक हैं रामभद्राचार्य जी और पद्म विभूषण से ये भी सम्मानित हैं। तो इनको भी इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, इसको जानो। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 1965 से शुरू हुआ था। 1965 में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इसको स्थापित 1961 में ही किया गया था, लेकिन 1965 में पहली बार दिया गया। जी शंकर कुरूप जी पहले प्राप्तकर्ता रहे। फर्स्ट विनर मलयालम के थे जी शंकर कुरूप। 1965 में इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी और डाक कुज्जल, उसके लिए इनको मिला था। बम्बू फ्लूट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। अच्छा, पहले क्या होता था कि किसी एक रचना के लिए दिया जाता था। 1981 तक ऐसा होता आया। फिर 1982 में 1982 में जब यामा आई थी, यामा, ठीक है, यामा महादेवी वर्मा जी की थी,
तो उनकी यामा के लिए मिला था उनको। उसके बाद से फिर ऐसा प्रचलन हो गया कि जो भी लेखक हुआ करते थे, जो भी साहित्यकार हुआ करते थे, उनकी आजीवन कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा, मतलब किसी एक कविता के लिए नहीं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, ओडा कुज्जल के लिए इनको मिला था जी शंकर कुरुप को, ऐसे आगे आने वाले समय में एक एक रचना के लिए एक एक को दिया जाने लगा। लेकिन 1982 के बाद से ये प्रचलन बदल गया। जैसे अभी आप यहाँ देखोगे 2023 में जो दिया गया है, तो इन लोग को ये नहीं दिया गया है कि किसके लिए, किस रचना के लिए, है ना। इनकी पूरे पूरे जीवन व्यथा के बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही अब इनके पूरा लाइफ कंट्रीब्यूशन के लिए, साहित्य में इन्होंने जो भी योगदान दिया उसके लिए इनको दिया जाता है। अच्छा, प्राइस मनी भी बढ़ाई गई है, पहले 11 लाख दिया जाता था 2015, फिर अब क्या किया गया, इसको 17 लाख किया गया, ठीक है ना, 2023 में। तो 17 लाख इस बार पुरस्कार राशि मिलेगी गुलजार साहब और राम भद्राचार्य दोनों जी को। और एक और चीज बचता है कि बताओ कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो आप बताओगे, जो अपनी 8वीं अनुसूची है ना भारतीय संविधान में, जिसमें 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं को और साथ ही साथ में इंग्लिश को, यानी कि 23वीं ये, ठीक है। तो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य वर्ष 2024 के भारत के सबसे स्वागत योग्य शहर के रूप में अग्रणी रहा? तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है booking.com की तरफ से, और ये रिपोर्ट का नाम है 12th एनुअल ट्रेवलर रिव्यू रिपोर्ट, या कहें कि रिव्यू अवार्ड रिपोर्ट। तो इसमें मोस्ट वेलकमिंग रीजन इन इंडिया के रूप में हिमाचल प्रदेश को टॉप पर रखा गया है। बेसिकली इसमें एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें ये देखा गया है कि मोस्ट वेलकमिंग रीजन कौन कौन से हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश को टॉप पर रखा है, सेकंड पर गोवा है, थर्ड पर केरला, चौथे पर राजस्थान और पांचवे पर है उत्तराखंड। booking.com ने इसे जारी किया है और ये 12वां वार्षिक ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड के रूप में जाना जा रहा है रिपोर्ट। अब आगे बात करेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है, धर्मशाला और शिमला इसकी कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं और शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर। झीलों की बात करें तो खजियर है, परासर है, रेणुका है, चंद्रताल, सूरजताल, ये प्रमुख झीलें हैं। ग्रेट हिमालयन और पिन वैली दोनों ही नेशनल पार्क पूछे गए एग्जाम में और अक्सर पूछे जाते हैं, इनको दोनों को याद रखना। कलिछो और कुगती दर्रा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर 3 दर्रे एक्चुअली में महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? तो आप कहोगे रोहतांग, बाड़ा लाचा और सिपकिला। ध्यान रहे, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा और सिपकिला ये भी हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। यहाँ पर टोटल 12 जिले हैं। देखो 12 जिले यहाँ पर हैं और 13 जिले हैं उत्तराखंड में, ठीक है, और 75 जिले यहाँ पर हैं। तो 12 जिले यहाँ पर है। विधानसभा में 68 सीट है, लोकसभा में यहाँ से 4 और राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुफलम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पशुपति कुमार पारस जी ने अभी सुफलम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे, पीआईबी का आर्टिकल है आपके सामने, श्री पशुपति कुमार पारस इनॉग्रेटेड सुफलम, ठीक है। तो सुफलम इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसका पूरा नाम है सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया हुआ है, ये पूरा नाम है। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय दोगुनी करने, भारत को निर्यात, नवाचार और वैश्विक खाद्य मांगों को पूरा करने में, वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता पर जोर देना। इस उद्देश्य से ये सुफलम लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल से यार ना मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, पढ़ाने वढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है कि आप लोग के लिए ना, मतलब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं मेहनत करता है, टीचर भी मेहनत करता है। आप लोग के लिए जो कोर्सेज बनाए गए थे, कोर्सेज में इतनी इतनी क्लासेज हुई, उसके चक्कर में मैं पूरा समझ लो यूट्यूब का त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को कोर्स में हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट चाहिए। यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इतना मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया, इतनी इतनी चीज़ें दी गई आपको, उसके बाद भी पता चला कि पेपर लीक हो गया। कल रात को लाइव आए थे और इस पर मैंने पूरा अपनी बात रखी हुई है, आप जा करके देख सकते हो उसको। अभी तो मैं रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये नहीं पता लग पाया है कि कौन सा ऐसा हैशटैग है जिसको सभी लोग रन करा रहे हैं, लेकिन सभी को एक ही हैशटैग रन कराना है, ये बात ध्यान रहे। तो मैं अभी देख करके बाकी जो जितने भी बड़े बड़े छोटे जितने भी टीचर्स हैं सब लोग एक ही अगर हैशटैग को रन कराएंगे तभी मामला तूल पकड़ेगा, तभी इसका कुछ फ़ायदा हो पाएगा। तो मैं हैशटैग जो है ये वीडियो जब अपलोड होगी तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको आप लोग यूज कीजिएगा। आज दिन भर रहना है, उसके बाद फिर सुबह में 10 बजे 11 बजे मैं लाइव भी आऊँगा,
ठीक है ना। तो उसके बाद फिर साथ में ट्वीट किया जाएगा, रीट्वीट किया जाएगा लगातार, ठीक है। तो इसको ट्रेंडिंग में बनाए रहने देना है। और सुबह में जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जब तक अगर आपको पता लग गया है कौन सा हैशटैग है, तो सभी को उस हैशटैग को कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जिससे हर एक जगह पर वो ट्रेंड करे, ठीक है ना। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह वो हैशटैग चलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, डिफेंस डील को मंजूरी दी है। ये डिफेंस डील किसको मंजूरी दी गई है? जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है ना, एक भारत में एक बॉडी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये क्या करती है, ये डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह खरीदती है। ये चुनती है कि कहाँ से खरीदना है, कितनी कौन सी जगह से क्या चीजें हैं चल रही हैं, उसको खरीदना चाहिए, अपनी सेना में ऐड करना चाहिए, जिससे अपनी सेना और मजबूत हो सके। तो उसके लिए ये जिम्मेदार संस्था है। तो ये जाकर रक्षा मंत्रालय से अनुमति मांगती है कि भाई हमें इतना बजट दे दो, हमें इतने का सामान खरीदना है। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया हुआ है 84,560 करोड़ का ये बजट समझ लो एक प्रकार से। और ये अप्रूव अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास चला गया है। तो अब ये क्या करेंगे, आने वाले समय में जो भी इनकी डील होगी, मतलब जो भी भारत डील करेगा अन्य देशों से, कोई मान लो एयर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना हो, कोई टैक्टिकल कंट्रोल रडार खरीदना हो, हैवी वेट टारपीडोज खरीदना हो, मीडियम रेंज की मिसाइलें हो, एयरक्राफ्ट फाइटर हो, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब खरीदने के लिए ये बजट यूज किया जाएगा, ठीक है। तो DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के लिए ये 84,500 करोड़ का मंजूरी मिला हुआ है। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कहें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे कहते हैं हम लोग, जो दुनिया में सबसे बड़ी न्यायिक संस्था के रूप में जानी जाती है, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नवाफ सलाम। कौन बन गए हैं? नवाफ सलाम। इनसे पहले जॉन डोनोग्यू थे, जॉन डोनोग्यू की जगह पर अब आ गए हैं नवाफ सलाम, ठीक है। तो DY चंद्रचूड़, ये तो आप जानते हो, ये तो भारत के हैं, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के। रंजन गोगोई जी ये रिटायर हो चुके हैं, और लेकिन ये 46वें नंबर के थे और इनको अभी असम वैभव रत्न दिया गया था। आ जाते हैं नवाब सलाम पर। नवाब सलाम अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये अध्यक्ष बनने वाले पहले लेबनानी बन गए हैं, क्योंकि ये लेबनान के हैं, लेबनान एक देश है। और दूसरे अरब व्यक्ति हैं, क्योंकि ये अरब देशों से आते हैं, तो ऐसे दूसरे अरब व्यक्ति हैं जो ICJ के अध्यक्ष बने हुए हैं। 2018 से ये ICJ में जुड़े हुए हैं और अब अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। ICJ में शामिल होने से पहले ये 2007 से 17 तक संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इनको अगले 3 साल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने तो देखा है कई एग्जाम में द हेग के नाम से पूछ लिया गया है, कई एग्जाम में ये केवल नीदरलैंड पूछ लिया गया है। मतलब ये कि द हेग तो हम सबको याद है, द हेग, मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं याद होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग, ठीक है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको नहीं याद होगा। लेकिन अगर जब देशों का नाम दे दिया जाए, फिनलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड या फिर इंग्लैंड, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग शुरुआत से द हेग ही याद करते आए हैं। तो याद रखना द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल या कठपुतली महोत्सव, ये चंडीगढ़ में अभी उद्घाटन हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी मेला है, महोत्सव है, वो तो भाई फेमस होना ही है। तो चंडीगढ़ टू होस्ट 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, 11वां संस्करण है। इसमें भारत ही नहीं, इसमें दुनिया भर के बहुत सारे देश जो हैं वो अपने अपनी कठपुतलियां लेकर आते हैं, और इसमें कलाकार जो है कठपुतली का प्रदर्शन करते हैं। जैसे इसमें रसिया, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, श्रीलंका, यहाँ सबके भी कलाकार आ रहे हैं। तो 17 से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में आयोजित किया गया। आगे, दूरसंचार विभाग ने AI की मदद से विचारों को समाधान में बदलने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, यानी दूरसंचार विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विचारों को, आइडियाज को सॉल्यूशंस में बदलने के लिए एक लॉन्च किया है, संगम डिजिटल ट्विन। ये पहल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव पहल है। इसको आप समझिए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके अंदर कोई आइडिया आया और आप सोच रहे हो वो आइडिया जो है ना, कि काश ऐसे इस चीज को हम बना सके। जैसे कि आप कुछ भी लिख दो, सर्च करते हुए, जैसे कि लिख दो कि शेर की सवारी करते हुए अमिताभ बच्चन,
है ना, तो उसमें वो बन करके आ जाता है कि एक शेर है, वो जा रहा है, उसके ऊपर अमिताभ बच्चन को बैठा देगा एआई की मदद से। और आपने देखा भी होगा लोग बहुत सारे एआई टूल की मदद से ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसे यहाँ पर किया गया है कि बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं आती हैं उनको कैसे यूज किया जाए, व्यवहारिक रूप में उनको बनाया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भी वही अमिताभ बच्चन को शेर पर बैठाएंगे। इनका यूज किया जाएगा टेली कम्युनिकेशन में चीजों को और अच्छे से सुधारने और संवारने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो वास्तविक दुनिया की कोई चीज है, कोई वस्तु है जो समझ में नहीं आ रही है, या जिसका रेप्लिकेशन बनाना है, जिसका एक आइडिएशन किया जाना है, और उसको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा देखा जाए कि इमेज के रूप में ये कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे जेट इंजन बनाना हो, विंड फार्म बनाना हो, तो इसका कैसे डिजिटल रिप्लिकेशन हो सकता है, इसको बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये वो लोग और बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे जो लोग आर्किटेक्ट डिजाइनिंग वगैरह से जुड़े हुए होंगे, रहे होंगे, वो लोग और बेहतर समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ये भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन और आईटी मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं करंट टाइम पर केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मंत्रालय भी देख रहे हैं, ठीक है जी। तो डिजिटल ट्विन संगम ये याद रखना। आगे 2024 फरवरी में प्रसिद्ध अमेरिकी रक्षा कंपनी बोइंग की भारतीय शाखा बोइंग डिफेंस इंडिया का नया एमडी किसे बनाया गया। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें हाल ही में शब्द हटाया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये हाल ही में हटा करके जो हमने फरवरी 2024 किया हुआ है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है कि या फिर वही हाल ही में करे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भारतीय शाखा बोइंग डिफेंस इंडिया के नए एमडी कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं निखिल जोशी। निखिल जोशी जो होंगे ये बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। बोइंग डिफेंस इंडिया, ये जो बोइंग कंपनी है ना अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। आप जानते हो एयरक्राफ्ट से लेकर के ये फाइटर प्लेन से लेकर के और हथियार वाले उपकरणों से लेकर के आपका एरोप्लेन तक बनाती है ना। बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, तो डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है और यात्रियों के लिए भी जहाज जो होती है उनको भी ये बनाती है। तो उसका जो इंडिया में है डिपार्टमेंट बोइंग डिफेंस इंडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ये बनाए गए हैं। तो 15 फरवरी को इनको नियुक्त किया गया है। बोइंग कंपनी की बात करें तो 15 जुलाई 1916 को यह स्थापित हुई थी सिएटल अमेरिका में। इसके संस्थापक विलियम बोइंग हैं और इन्होंने अपनी नाम से ही ये कंपनी स्थापित की थी। आगे फरवरी 2024 में 500 टेस्ट विकेट पूरा करने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने, दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने, तो वो बन गए हैं दोस्तों आर अश्विन। रविचंद्रन अश्विन मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे तेज बन गए हैं गेंदबाज जो 500 टेस्ट विकेट कंप्लीट किए हैं। 500 टेस्ट विकेट बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किए, लेकिन दूसरे सबसे तेज ये बने हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने महज 98 मैचों में 500 विकेट कंप्लीट कर ली है। इनसे तेज इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति हुए हैं, मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 87 मैचों में ही ये कारनामा कंप्लीट कर लिया था, यानी 500 टेस्ट विकेट कंप्लीट कर लिए थे सबसे तेज। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है ये सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहुंच गए हैं इस जगह पर। अच्छा, बाकी अनिल कुंबले भी टॉप 5 में अभी भी शामिल हैं। ध्यान रखिए टॉप 3 में 2 भारतीय आ गए हैं। 98 टेस्ट मैच अभी तक आर अश्विन खेल चुके हैं, अभी और भी खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज क्रिकेट के खिलाफ टीम के खिलाफ डेब्यू किया था। लास्ट क्वेश्चन, 2024 फरवरी में प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहां पर समाधि ली। तो दोस्तों जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि ले ली है, मतलब स्वेच्छा से अपने शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया है। जैन धर्म में ये होता है। इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में ऐसा किया है। डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो हैं इन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया है। आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी, एक बार पीएम मोदी जी गए थे मिलने इनसे, तो यही हैं जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो यही थे, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में। ये इससे पहले आचार्य पद भी त्याग दिए थे 3 दिन पहले, 3 दिन उपवास रखे और फिर मौन धारण कर लिए थे और अब शरीर त्याग दिए। आपको अगर याद हो तो संथारा प्रथा के बारे में आपने जरूर पढ़ा ही होगा, है ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी जैन धर्म को मानने लगे थे और संथारा प्रथा के तहत वो अपना शरीर त्यागे थे श्रवणबेलगोला में जाकर के कर्नाटक में। उसमें भी ऐसे था कि उपवास करके शरीर त्यागना होता था। तो यही है, तो जैन धर्म में ये प्रथा है। फिलहाल ये दिगंबर मुनि थे, इसी वजह से आपको यहाँ पर बिना वस्त्र किए दिखेंगे आपको। दिगंबर मतलब जो अपने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लेता है, चारों दिशाओं को,
और एक बात और, ये जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी भी चुन करके चले गए थे। इन्होंने श्री समय सागर महाराज को अपना उत्तराधिकारी चुना हुआ है, ठीक है ना। तो इनका अब निधन हो चुका है, या कहें कि इन्होंने समाधि ले ली है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पर आपको जो भी पोस्ट पीडीएफ बताया जाता है, दिया जाता है, उसको फॉलो किया कीजिए। अभी जो ट्वीट करना है सुबह में, वो जो भी हैशटैग है वो भी मैं आपको यहीं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा या व्हाट्सएप चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप दोनों जगह से जुड़ करके इसका पता कर पाएंगे। जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके रखो। जो भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी आपको यहीं पर मिलेगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश की चर्चित योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 से हुई थी। वर्तमान समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कोलंबिया की राजधानी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऐसे देश होते हैं जो बहुत कम हाईलाइटेड देश होते हैं, उनकी राजधानी या मुद्रा पूछी जाती है। कोविड-19 से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी पीडीएफ क्विज आपको एमसीटी ऐप पर मिलेगी। बुक अवेलेबल है, आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही जगह पर पा जाना, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ऑफलाइन अवेलेबल है अमेजन पर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।